नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश आप सभी लोगों का डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डेली 6 बजे आप लोगों को हिस्ट्री का वीडियो रोज मिल रहा है और आप लोग उस पर अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह मुझे बनाए रखें, प्यार आशीर्वाद खूब दें। मुझे सख्त ज़रूरत है आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की। इससे क्या होता है, इससे हम लोगों का उत्साह में संवर्धन होता है और आपके लिए और बेहतरीन तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट्स और यूपीएससी एंड ऑल पीसीएस और भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं, वहाँ सभी जगह यह काम देने वाला है। याद रखिएगा, यूजीसी नेट की भी तैयारी जो करते हैं वहाँ पर भी ये लेक्चर्स काम देंगे। इसीलिए इसी कड़ी में हम लोग जो है पहले क्या पढ़ चुके थे उसका जिक्र करते हैं और फिर आज एक नए चैप्टर की ओर रुख करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल चल रहा है और पाषाण काल की 3 अवस्थाएं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप यह भी जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल के 3 अवस्था है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये तीनों हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे खुदाई की चौथी अवस्था यानी मध्य पाषाण काल। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज मध्य पाषाण काल। देखिएगा, आज हेडिंग है आप लोगों के लिए मध्य पाषाण काल। हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी परेशान और हड़बड़ाना नहीं है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और ये नहीं कि बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर 35 से 40 मिनट का मेरा वीडियो होगा, आप अंत तक रुक कर देखिएगा। अगर आपके पास 35 मिनट है तो आप रुक कर देखिएगा, यकीन मानिए आपको इससे बेहतर और कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ कि इस धरती पर मेरे इस YouTube चैनल के परिवार में लाखों YouTube चैनल के लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो अपने ज्ञान को बांटते हैं डेली हिस्ट्री में, और एक से एक योग्य पौधा व्यक्ति, इसमें हमारे गुरुदेव सब भी शामिल हैं। उन गुरुदेवों को मेरा नमन है। लेकिन इस सारे 700 की अरब के आबादी में जो मैं पढ़ा हूँ, जो मैं मेंस परीक्षाओं को लिखा हूँ, ये तमाम परीक्षा दिया हूँ, उसमें जो मैंने तैयारी के दौरान जो ज्ञान को अनुभव किया है वो बहुत सरल सहज तरीके से आपको देने का प्रयास करता हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। इस वजह से मुझे लगता है, इसीलिए मैं इतना दावा कर रहा हूँ। चलिए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे हम लोग, इसके कालखंड को देखेंगे। इसका कालखंड क्या है भैया? इसका कालखंड है 10,000 BC से 4,000 BC। ये हम लोग देखेंगे। ये डेट इंपॉर्टेंट यहाँ से होता है। क्यों होता है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि उच्च पुरा पाषाण काल के बाद की अवस्था है। उच्च पुरा पाषाण काल जब समाप्त होता है तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। उच्च पुरा पाषाण काल के समय में ही होमो सेपियंस मानव आ गए थे। देखिएगा कौन? होमो सेपियंस मानव आ गए थे और इसीलिए अब विकास की गति क्या होगी? बहुत तीव्र हो जाएगी। इसी वजह से, इसी कारण से यहाँ से कालखंड को जानना आवश्यक है। कल का क्लास लेक्चर आप देखेंगे तो मैं बताया हूँ कि उच्च पुरा पाषाण काल का मैं कालखंड बताया। उसका कालखंड है 35,000 से 10,000 BC। इस वजह से जहाँ से होमो सेपियंस मानव आएंगे वहाँ से कालखंड को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए, इसी कड़ी में हम लोग ये डेट तो जान लिए। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस काल के समर्थन में कौन से विद्वान नहीं हैं। मध्य पाषाण काल के समर्थन में कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि मध्य पाषाण काल नहीं है? तो याद रखिएगा, एक विद्वान है थॉमसन। मैं पहले पढ़ाया हूँ थॉमसन। एक अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो लिंकअप कर पाए। KJ थॉमसन में पढ़ाया था त्रियुगीय विभाजन का, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युगीन काल। तो ये वही है थॉमसन महोदय जो डेनमार्क विश्वविद्यालय के पुरातात्विकविद थे। याद रखिएगा, ये भी बोलते हैं क्या कि ये काल जो है ही नहीं। ठीक है ना? दूसरा कौन है? दूसरा है लुबाक महोदय। दूसरा कौन है? लुबाक महोदय। वो भी कहते हैं कि ये नहीं है। एक बार एक परीक्षा हुआ था बिहार दरोगा का, उस परीक्षा में इस प्रश्न को पूछ लिया गया है कि मध्य पाषाण काल का समर्थन किसने नहीं किया है। तो हम उसमें उत्तर ऑप्शंस में ये नहीं था, लुबाक वाला दिया हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा लुबाक। तो हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे। है छोटी सी चीज़, लेकिन लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज करते हैं, इससे हमें बचना है। आइए मध्य पाषाण काल को देखते हैं। मध्य पाषाण काल को
एक्चुअल में संक्रमण के काल से नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? संक्रमण का काल। सवाल उठता है इसे संक्रमण का काल क्यों कहा गया है? बोर्ड देखिएगा थोड़ा सा, इसे संक्रमण का काल क्यों कहा गया है? नहीं तो ये मैं आप लोगों के लिए पूछता हूं और आप लोगों के मन में भी होगा। संक्रमण का ऐसे अर्थ क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन। मैं कल बताया था होमोसेपियंस मानव 35,000 BC में हमारे यहाँ आ गए थे। तो जब वो आएंगे भैया तो इस विकास गति तीव्र हो जाएगी। तो इसीलिए इस काल को भी हम लोग क्या ने नाम दिया है? संक्रमण का काल। क्यों नाम दिया है समझिएगा। इससे पहले जो कालखंड चल रहा था उसका नाम था प्लायोसीन युग। ये युग यहां पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्लायोसीन युग इस समय में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी ये युग कब चल रहा था? तो उच्च पाषाण काल में चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम लोग समझ गए इतना आसान से। इसके जगह पर कौन सा युग शुरू हो जाएगा? इसके जगह पर जो युग शुरू होगा उसको हम लोग बोलेंगे होलोसीन युग। होलोसीन युग हो जाए, काल हो जाए। अब देखिए ये युग समाप्त हो रहा है, ये युग समाप्त हुआ और ये शुरू हुआ, हाँ ना। तो कुछ तो परिवर्तन होगा ना। यानी ये युग समाप्त हुआ और ये युग शुरू हुआ। ये युग में हो क्या रहा था भैया? इस युग में ना बर्फ बनना स्टार्ट हुआ था। बर्फ का कालखंड शुरू हो गया। बर्फ बनेगा तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। तो याद रखेंगे क्या परिवर्तन होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? जलवायु। अभी मैं क्या बताया? मध्य पाषाण काल 1000 से 4000 BC। संक्रमण काल क्यों भैया? तो प्लायोसीन युग समाप्त हुआ है, हेलियोसीन शुरू हुआ, यानी बर्फ का काल आया। तो इसीलिए जब बर्फ पिघलेगा या बनेगा तो किस आधार पर बनेगा? जब तक क्या नहीं होगा? जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। अभी एक सीक्वेंस आपके ब्रेन में फिट करूंगा मैं, बस आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। देखिएगा मैं इस जलवायु परिवर्तन को ना यहाँ से लेता हूँ, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ से लेता हूँ। जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या हो सकता है? वर्षा होगी। वर्षा में अधिकता होगी, अधिकता होगी। एक नेचर ये भी डेवलप होगा। वर्षा की अधिकता होगी तो क्या होगा? सोचिएगा, आप खुद सोचिएगा। वर्षा की अधिकता होगी तो नई नई नदियों का निर्माण होगा, है नहीं? नदियों का निर्माण होगा। और जब नई नदियों का निर्माण होगा तो क्या होगा? नई मिट्टियां बनेंगी, नई नई मिट्टियों का निर्माण होगा। और जब नई मिट्टी बनेगी तो क्या होगा? नई वनस्पति बनेगी। नई वनस्पति, आप लोग जानते होंगे नई मिट्टी पर नई तरह की फसल का उत्पादन भी होता है, हर मिट्टी पे तो होता नहीं है। तो इसलिए नई नई मिट्टी आएगा तो नई वनस्पति बनेंगे। और जब नए वनस्पति का उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा तब क्या होगा? तब ये होगा जो कोई नहीं सोचा था, जानवरों के नए प्रजाति का विकास होगा। जानवरों के नए प्रजाति का विकास होगा। जानवरों के नए प्रजाति का विकास। इससे क्या सीख मिल रहा है हमें? इससे ये सीख मिल रहा है कि शाकाहारी पशु होगा। कौन सा पशु होगा? शाकाहारी पशु होगा। लिखिए आप लोग, वर्षा की अधिकता, जलवायु परिवर्तन हुआ, वर्षा की अधिकता होगी, नदियों का निर्माण होगा, नई मिट्टी बनेगी, नई मिट्टी के बाद नई वनस्पति होगा, नई वनस्पति के बाद जानवर की प्रजाति में परिवर्तन होगा, यानी आएंगे। और जब जानवर की प्रजाति नए आएंगे तो हो सकता है उसमें शाकाहारी पशु भी आए। तो आप बोलिए सर बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस काल से पहले जो जानवर थे
वो नरभक्षी भी थे, वो मांसाहारी प्रवृत्ति के थे, अर्थात नए जानवर का विकास हुआ। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ से शाकाहारी, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह का अभाव है, अर्थात यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो एनिमेशन में, यहाँ पे शाकाहारी पशु का विकास हुआ। और जब शाकाहारी पशु का विकास होगा, शाकाहारी पशु का जब विकास होगा तो क्या होगा, तब मानव और पशु के बीच में मित्रता बढ़ेगी, मानव और पशु के बीच में मित्रता बढ़ेगी। यहाँ मैं फिर से बोल देता हूँ, जानवर जब उन्हें प्रजाति आएगा, शाकाहारी पशु आएगा तो क्या होगा, पालतू पशु बनाने के लक्षण डेवलप होंगे। यानी क्या, यानी पालतू मानव और पशु के बीच में संबंध कायम होगा, दोस्ती बनेगा, यानी पशु अब यहाँ के बाद से पालतू बनने लगेंगे। अर्थात प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, बिहार में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पशुपालन का साक्ष्य किस काल से मिलता है? बताइए तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मध्यपाषाण काल। समझ में आया ना कि कैसे ये मानव जो है पशुओं के करीब आया? इससे पहले नहीं था ना, मैं नहीं बताया था मैं पहले उत्तरपाषाण काल में बड़े जानवरों का शिकार नहीं करते थे क्योंकि भाषा नहीं था, क्लियर है, समूह नहीं था। यानी मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। मैं इस स्लाइड को रहने देता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो पशुपालन का जो साक्ष्य आएगा, यहाँ ही मैं लिख देता हूँ, पशुपालन का जो साक्ष्य आया तो पशुपालन का प्रवृत्ति बढ़ा। और किस पशु को पालतू बनाया गया? तो याद रखिएगा, सबसे पहले पूरे विश्व में कुत्ता पशु जो थे इसको पालतू बनाया गया। और इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो दो स्थलों से मिलते हैं, एक है आदमगढ़ से और एक है बागौर से। आदमगढ़ भैया कहाँ है? आदमगढ़ एमपी में, और बागौर कहाँ है? ये राजस्थान में, या आरएस में लिख दिया हूँ, ये राजस्थान, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश। इसी दोनों प्लेस से पशुपालन के साक्ष्य बृहद पैमाने पर मिले। तो देखिए, ये सीक्वेंस आपके ब्रेन में आना चाहिए कि कैसे कैसे मैंने क्या बताया। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, इसका प्रमाण कहाँ से मिला कि अधिक वर्षा हुई या जलवायु परिवर्तन हुआ? देखिएगा, जलवायु परिवर्तन जो अधिक हुआ, इसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा? जलवायु परिवर्तन जो हुआ, अत्यधिक वर्षा हुई, अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का निर्माण हुआ, अधिक निर्माण के कारण नई मिट्टी बनी, वनस्पति बना। तो याद रखिए, इसके लिए दो प्लेस है। ये भी प्रश्न भर भर के यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस खूब पूछे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिएगा तो आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य मिलेंगे। पहला है एक क्षेत्र लंघनाज। ये कहाँ है भैया? ये है गुजरात में, याद रखिएगा, लंघनाज कहाँ है? गुजरात में। और दूसरा वीरभानपुर, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। विद्वानों ने, पुरातात्विक विदों को यहाँ से कुछ इस प्रकार की मिट्टी मिली है जहाँ से उन्हें पता चला है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है या उसके लक्षण हैं। ये तो हो गई एक बात जो मैं वहाँ तक में क्लियर कर दिया। इस लक्षण से पशुपालन का लक्षण हुआ, पशु में कुत्ता आया और साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ और बागौर से। क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा गया है, पशुपालन कौन सा पशु था? तो कुत्ता था। कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ है? तो एमपी में। बागौर कहाँ है? तो राजस्थान में। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा बागौर किस काल का स्थल है? तो याद रखिएगा मध्यपाषाण काल का। आदमगढ़ किस काल का स्थल है? तो मध्यपाषाण काल का। प्रश्न पूछेगा लंघनाज किस काल का स्थल है? मध्यपाषाण काल का। वीरभानपुर किस काल का स्थल है? मध्यपाषाण काल का। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे ना। अब सवाल उठता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ और वर्षा अधिक होने लग गई, इससे मानव के जीवन में क्या परिवर्तन और कुछ हुआ होगा इसके अलावा? थोड़ा सोचिए, मैं उस पेज पे चलता हूँ। बिल्कुल होगी। ये तो हुआ एक लक्षण जो डेवलप हो गया, मैं बता दिया। अब सीखिए, ये है हमारा क्या, यहाँ पे पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, वर्षा से मानव के जीवन में परिवर्तन। वर्षा से मानव के जीवन में परिवर्तन। अधिक वर्षा होने लग गई ना, इससे क्या परिवर्तन हुआ? देखिएगा, ये है हमारा भारत का नीचे का नक्शा और मैं अभी इतना ही बनाऊंगा, ठीक। याद रखिएगा, मध्यपाषाण काल ये है हमारा विंध्य क्षेत्र का हिस्सा और इसी के इस वाले हिस्से में यानी गंगा के मैदान में मध्यपाषाण काल के साक्ष्य मिलेंगे, है नहीं। चलिए मैं ये मैप बना देता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा, मुझे लगता है समझने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो।
तो मैं एक मैप बनाता हूँ, और अगर थोड़ा भी कहीं हो तो बस ये मेरा उद्देश्य ये है मैं आपको समझा पाऊँ अच्छे से। तो आप लोग इसको, भारत देश का अपना नक्शा है, ये हमारे देश का गौरव है, और इसमें अगर कहीं त्रुटि हो रही हो तो मेरा कहीं उद्देश्य नीत मात्र कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जन भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है ना। कमोबेश ठीक ठाक बन गया है। चलिए देखते हैं इसमें। ये है हमारा भारत का नक्शा। सबसे पहले याद रखिएगा मध्य पाषाण काल, थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, जब बन ही गया तो मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से नहीं मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 करोड़ बार पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और याद रखिएगा मध्य पाषाण काल यहाँ पर नहीं था। तो था क्या भैया, याद रखिएगा मध्य पाषाण काल यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ पंजाब है, यहाँ राजस्थान है, ये हिस्सा गुजरात का है। तो राजस्थान से मिलेगा, गुजरात से मिलेगा, गुजरात से मिलेगा, पंजाब से मिलेगा, और फिर कहाँ मिलेगा, ये है हमारा विंध्य। भारत को 2 भागों में कौन बांटता है, विंध्य श्रेणी, उत्तर और दक्षिण, याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ एकदम, यहाँ से लोग उतर कर इधर खेती करने के लिए आएंगे, शिकार करने के लिए आएंगे, और ये हिस्सा क्या है, गंगा का मैदान का हिस्सा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल का साक्ष्य यहाँ नहीं मिला। अब आप सोचिए जब ये लोग विंध्य श्रेणी में रह रहे थे तो यहाँ पर जाते थे, देखिएगा मेरा हाथ, जब ये लोग विंध्य श्रेणी में रह रहे थे तो इस हिस्से में जाते थे और खेती करके अपने खाद्यान्नों को ले करके संग्रह करके वापस यहाँ आ जाते थे। समझिएगा मेरी सब बात को। ये लोग यहाँ से उतर कर मध्य पाषाण काल के लोग यहाँ से उतर कर खेती करने के लिए इधर जाते थे, और खेती नहीं, भोजन का संग्रह करने के लिए, शिकार करने के लिए जाते थे, और वो फिर आके यहाँ रहने लगते थे। तो हुआ क्या, धीरे 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 जब वे डेली जाते थे और फिर आते थे तो इनको लगा कि यार जहाँ पे मैं गया था उस जंगल में, उस बड़े पेड़ के नीचे में फिर से कुछ पनपने लगा, कुछ वहाँ पे पौधा हो गया, एक बड़ा पेड़ है, वहाँ का सारा कुछ खा गए थे ये लोग। तो यहाँ नई वनस्पति डेवलप हुआ था, मैं बताया था। तो इन्होंने देखा इस पेड़ के नीचे में कुछ फिर से जन्म ले लिया। तो इनके मन में डेवलपमेंट आया कि चलो इस बीज को हम जमीन के नीचे डाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह के साक्ष्य मिले, कहाँ से, चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ है, चौपानी मांडो जो है अपने उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में चौपानी मांडो से इसके प्रमाण मिलते हैं, वहाँ पर वो फसल के उत्पादन का। अब देखिए हम लोग, मैं बताने वाला हूँ कि वर्षा से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। जब अत्यधिक वर्षा होने लग गई तो याद रखिएगा इस काल में पहली बार घर बनाने का साक्ष्य मिलता है। एक घर रहता है और एक घर बनाने का साक्ष्य मिलता है। मैं ठीक ठाक बना दिया हूँ, ऐसा नहीं था। उनका घर पत्ते और झोपड़ियों का था, तार के पत्तों का ऊपर में झाग रखा था, फूस का कच्ची घर का होता था, जिसमें बांस के स्तंभ पिलर लगे होते थे और ऊपर में पत्ते, तार के पत्ते लगे होते थे। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वर्षा से मानव के जीवन में परिवर्तन। वर्षा स्टार्ट हुई, ये लोग मैदानी इलाके में रहने लग गए विंध्य श्रेणी से, क्योंकि इन्होंने सोचा कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, इन्होंने रहने लग गया। तो जब मैदानी इलाकों में जो रहने लगे और वर्षा अत्यधिक हो रही थी तो इन्होंने अपने वर्षा के सर को, छत के सर के छुपाने के लिए, वर्षा छिपने के लिए इन्होंने कोई एक व्यक्ति बनाए होंगे घर, और वहाँ जाके चुपचाप खड़े हो गए। कोई एक व्यक्ति बनाए, मैं एक आदमी भी बना देता हूँ इसके अंदर में, ठीक है, एक व्यक्ति जाके उसमें छिप गया। आपको मिलेगा यहाँ पर एनिमेशन, वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर और लोग भींग रहे होंगे, वो देख रहे यहाँ पे घर बना हुआ है, चलो हम भी अपना सर छिपाएंगे इसमें। देखिएगा, समझिएगा, बड़ा मजा आएगा। यानी इस वाले हिस्से में है ना, उस समय के जितने होमोसेपियंस मानव रहे होंगे सब छिप गया होगा, सब छिपा होगा। कोई यहाँ आ गया होगा, कोई यहाँ आ गया होगा, कोई यहाँ आ गया होगा, कोई यहाँ आ गया होगा। अब आप गौर करके बताइए कितने मानव हो गए। तो जब मानव का एक गुण होता है, यहाँ पे प्रकृति या ईश्वर को कुछ और ही मंजूर रहा होगा। मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, मैं बता, बहुत मजा आएगा। पहले एक गए,
अपने सर को छिपाने के लिए वर्षा से, फिर 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए। इससे क्या बना? इससे बन गया समूह। क्या बना भैया? इससे बन गया समूह। और जब समूह मानवों का होगा तो भैया क्या बन जाएगा, क्या विकास होगा? भाषा। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, बड़ा अद्भुत अध्याय है ये, बहुत मजा आएगा, अंत तक देखिए वीडियो को, बड़ा आनंद आएगा। पूछेगा वर्षा के अत्यधिक होने के प्रमाण किस काल से मिले? मध्यपाषाण काल। जलवायु परिवर्तन किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल। मानव घर बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मध्यपाषाण काल। फिर प्रश्न पूछेगा कि समूह का विकास किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल। भाषा का विकास किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल। अब भैया सोचिए आप, उच्च पूरा पाषाण काल के लोग समूह में नहीं आते थे बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए। मैं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कमेंट में कीजिएगा हाँ पढ़ाए थे। कि अब ये लोग समूह में शिकार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? अब ये हु हा करके बोलेंगे, जो इनकी भाषा होगी, अर्थात इनकी भाषा जो अपने समझ पाएंगे, जो डेवलप हुआ होगा, अर्थात ये वो समूह में जाकर क्या करेंगे? शिकार करेंगे बड़े जानवरों का। समझ में आया? मजा आया? तो कमेंट में कीजिएगा इस वाले पोर्शन में कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा। तो वर्षा अधिक हुई तो घर का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, घर बना। घर बना तो क्या हुआ? समूह विकास हुआ। और समूह विकास हुआ तो क्या हुआ? भाषा का डेवलपमेंट हो गया, यानी मानव कनेक्ट कर पाएगा। और जब ये डेवलप हो गया तो अब क्या होगा? बड़े जानवरों का शिकार समूह में करेगा। या अर्थात अब इस काल के मानव मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसके आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। वर्षा का हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं पोर्शन। हम लोग देखें बहुत पोर्शन देख लिए अभी। अब हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण का खोज किसने किया, मध्यपाषाण काल किस प्रकार के हथियार थे, पत्थर कैसा प्रयोग हुआ, क्या मध्यपाषाण काल का कोई और नाम था जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ उस काल, उससे पहले संस्कृति, क्या यहाँ पर वो लक्षण दिखेगा? अवश्य दिखेगा। अभी तो आना बाकी है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। चलिए देखते हैं। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का खोज। ठीक है, देखिए ये यहां पर मैं फिर नक्शा बनाऊंगा भारत का, लेकिन नीचे का ही बनाऊंगा। ये है हमारा विंध्य क्षेत्र का हिस्सा, और इधर ही मानव यहां से उतर कर जाते थे, अपने भोजन का संग्रह गंगा के मैदानों के हिस्से में करते थे, फिर वापस चले आते थे। तो धीरे धीरे जब उनको यह ज्ञान हुआ कि यहाँ पे कृषि होती है, तो ये लोग इधर शिफ्ट कर गए, और इधर शिफ्ट करने के बाद इधर ही घर बना लिए, झोपड़ी नुमा घर बनाए। तो समूह बना तो भाषा का विकास हुआ, और जब भाषा का विकास हुआ तो कनेक्टिंग क्षमता डेवलप हुआ, यानी अब ये लोग सब काम मिलकर करेंगे, अर्थात शिकार भी क्या करेंगे? मिलकर करेंगे, हाँ कि ना? लेकिन हमने बताया क्या? खोज। सवाल तो ये है, आप बोलिएगा सर आपका तार छोड़ दिया है। नहीं, उसी पर है, लेकिन हमको कुछ बताना है। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैं बताया, आगे देखते हैं इस पोर्शन में और क्या है। मध्यपाषाण काल में खोज कौन किया? एक व्यक्ति है C.L. कलाइल, इन्होंने ही खोज किया इसका। खोजा कहाँ? तो याद रखिएगा विंध्य क्षेत्र, यही है विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में इसका खोज किया। तो इन्होंने क्या देखा, इनको क्या यहाँ अच्छा लगा, क्या क्या मिला, इसी पर हम लोग बात करेंगे। ये पूरा स्लाइड भी फिर आप लोग, और लास्ट में आप लोग इसका स्लाइड में दे दूंगा, आप लोग सेकंड के लिए मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले भी सकते हैं, या फिर इधर से करेंगे स्टार्ट, आप इसका बीच से मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो अभी हम जो है यहाँ पर है C.L. कलाइल विंध्य क्षेत्र में खोज की। ठीक है, यहाँ पर वो क्या क्या मिला, देखिए बोर्ड, इनको यहाँ क्या क्या मिलता है। इनको यहाँ पर जब खोज किए तो यहाँ पर एक पत्थर मिलेगा। वो पत्थर कौन सा है देखिएगा, उस पत्थर का नाम है कैल्सिडोनी पत्थर। इससे पहले आप लोग एक सवाल मुझसे कमेंट में जरूर पूछेगा, क्या सर इस काल में क्वार्टजाइट खत्म हो गया था?
क्या फलक खत्म हो गया था? क्या फ्लिंट पत्थर खत्म हो गया था? क्या जैस्पर खत्म हो गया था? क्या चर्ट खत्म हो गया था? क्या ब्लेड खत्म हो गया था? तो मैं बोलूँगा नहीं, वो सभी पत्थर यहाँ थे। लेकिन सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ? कैल्सिडोनी पत्थर का। और जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है भैया, वो क्या बन जाता है? कल्चर बन जाता है। तो आप समझिएगा, मध्य पाषाण काल का एक नाम था कैल्सिडोनी संस्कृति। अच्छा लगा? ठीक। कैल्सिडोनी संस्कृति, पत्थर की खासियत क्या थी? याद रखिएगा, इस पत्थर की खासियत थी कि बहुत चमकदार होता था। क्या होता था? चमकदार, बहुत चमकीला होता था। इस काल का एक नाम अभी और बताएंगे अभी आप लोगों को। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इतना जो डेवलप हुआ, मानव अब मिलकर शिकार करेगा, तो शिकार किससे करेगा? थ्री नट से, तलवार से, भाला से? अरे भैया, अब शिकार मानव तेज हो गया है, मानव का बुद्धि डेवलप हो रहा है, तो अब वो मारने के लिए अलग हथियार बनाएगा, छोटे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा। चमकदार पत्थर, और वो जितने हथियार बनेंगे इसी पत्थर से बनेंगे। इसीलिए इसमें से जितने भी पत्थर बने, हथियार बने, वो हथियार का नाम था लघु एवं सूक्ष्म हथियार। आपको इमेज में आ जाएगा, दिख जाएगा, लघु एवं सूक्ष्म हथियार। इसका प्रयोग कम होगा कि ज़्यादा? आप ही लोग बताइए, इसका प्रयोग कम होगा कि ज़्यादा? ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए इस काल का एक नाम पड़ेगा लघु पाषाणिक संस्कृति का काल। इस काल का एक नाम क्या पड़ेगा? लघु पाषाणिक संस्कृति का काल। मैं यहाँ पर भी नहीं लिखा हूँ, याद रखिएगा, कैल्सिडोनी संस्कृति का काल। यहाँ पर भी बोल दिया मैं, लघु पाषाणिक संस्कृति का काल, क्योंकि इसका प्रयोग क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा ना जी, बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। अब मैं बताऊँ कि जब किसी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग होता है तो क्या बनता है? कल्चर। तो ये हो गया। अब यहाँ से इस पत्थर का प्रयोग हुआ। मैं ये बताया, इससे पहले क्वार्टजाइट था, फलक था, फिर आपको चर्ट था, जैस्पर था, फिर आपको ब्लेड था। सभी पत्थर थे इस काल में भी, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग कैल्सिडोनी का हुआ। इसीलिए इस काल का नाम क्या पड़ गया? कैल्सिडोनी संस्कृति का काल। और यह काफ़ी चमकदार था, ये इसकी विशेषता हो गई इस पत्थर की। और साथ में इससे जो हथियार बने वो छोटे थे और सूक्ष्म थे। ये आपको यहाँ पर 3D एनिमेशन में फोटो दिख जाएगा, तो वो हथियार का लग जाएगा, वो आप देख लेंगे। तो ये आपको समझ से बढ़ेगी, विषय वस्तु की जानकारी अच्छी होगी। इसका प्रयोग ज़्यादा हो गया क्योंकि मानव डेवलप होकर गए ना कि अब कैसे मारना है। अब सूक्ष्म से मतलब क्या है? लघु से मतलब क्या है? सूक्ष्म मतलब होगा क्या? पतला नुकीला भाला टाइप का, पतला नुकीला तीर टाइप का सूक्ष्म, यही तो हो सकता है। इससे ज़्यादा क्या सूक्ष्म हो सकता है? नहीं, थिनर थोड़ी बना लेगा, है नहीं। लोहा का खोज अभी हुआ नहीं, लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में होगा। तो इस काल में सूक्ष्म और लघु से मतलब क्या हुआ? इन्होंने भाला का विकास किया, इन्होंने तीर धनुष का विकास किया। एक बार एक प्रश्न पूछा गया है, मैं उस एग्जाम का नाम मैं भूल रहा हूँ, कि रॉकेट प्रक्षेपास्त्र का, सुनिएगा ध्यान से आप लोग, कि रॉकेट प्रक्षेपास्त्र का, यहाँ पर लिखेगा आपको एनिमेशन में, रॉकेट प्रक्षेपास्त्र का विकास का लक्षण किस काल से है? तो भैया मध्य पाषाण काल से है। एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पूछेगा क्यों भैया, क्यों इसको जोड़े हैं? याद रखिएगा, तीर धनुष का विकास किस काल में हुआ? यहाँ पे सब आपको आएंगे, जितना मैं बोल रहा हूँ वो एनिमेशन दिखेगा। तीर धनुष का विकास किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। भाला का विकास किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। नौका का विकास किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। पत्थर के साथ हड्डी का प्रयोग सर्वाधिक किस काल में हुआ? इस काल में। लक्षण कहाँ से मिले थे? उच्च पुरापाषाण काल से। मैं बताया था, मूर्ति मिली थी हड्डी की, है कि नहीं। और फिर कर्नूल गुफा से, मधुता चिंतामणि गुफा से भी हड्डी का उपकरण बहुत सारा भंडार मिला था। महाराष्ट्र के पतले से अंडे के खोल पर चित्रकारी मिला था। यानी कला का डेवलपमेंट उच्च पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में था। जब अंतिम चरण में उतना डेवलप था, मान लीजिए ना, ये है हमारा उच्च पुरापाषाण काल। और यहाँ पर जब बड़े स्तर पर दिख रहा है हमको साक्ष्य कला का, पत्थर के साथ हड्डी का, तो यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो विकास ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसीलिए याद रखिएगा, लघु और सूक्ष्म कौन से हथियार की श्रेणियाँ थी? पहला तीर धनुष। अब तीर धनुष से ही कनेक्ट किए हमारे इतिहासकार। क्या चीज? रॉकेट प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। और जैसे कभी छोड़ते कि नहीं, राम भगवान छोड़ते थे कि नहीं, मारे यहाँ से के बारे में लगा गला पार है। तो ये चीज़ है।
तो यही यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसको रॉकेट प्रणाली से कनेक्ट किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया, किसी आयोग में पूछा, मेरे ध्यान से विस्मरण में चला गया। और क्या विकास किया? भाला का। भाला हाथ में लेके जेवलिन करते हैं ना, नीरज चोपड़ा को देखते हैं ऐसे लेके फेंकता है, 87 मीटर फेंक देता है। तो वो भाला का विकास इसी काल से हुआ, ऐसे जोर के पढ़िए। पानी में अब लोग घर बनाने लगे, नौका का विकास कर लिया, नौका पानी से चलने लग गया। पत्थर के हथियार के अलावा हड्डी का हथियार बनाने लग गया। इतना चीज़ें डेवलप कर लिया। अब क्या, ये जितना मैं बोला सबको दिखेगा। अब क्या, ये इतना अधिक प्रयोग हुआ, इसीलिए क्या नाम पड़ गया? लघु एवं सूक्ष्म में पाषाणिक संस्कृति का काल, है कि नहीं? अब देखेंगे कैल्सिडोनी पत्थर प्रयोग कर दिए, हथियार का प्रयोग कर दिए, सब इस सेक्शन में बता दिया। अब क्या बचा? अब इसके बचे प्लेसेस, स्थल, और उस स्थल का वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। यहाँ से हम लोग वीडियो को रोकेंगे, यहाँ के आगे आपको वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो हमको फ़ोन करेगा एग्जामिनर, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मेरा घमंड नहीं है, कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास है, ये इतने वर्षों से अनुभव है पढ़ने का और पढ़ाने का। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मध्य पाषाण काल के स्थल, साइट्स और कुछ अलग विशेषताओं बताने के साथ में आपको अगले वीडियो, यानी आज पाँचवां हो गया, कल छठा वीडियो, उसमें वो जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, खूब सारा लाइक करें, दबा के शेयर करें और कमेंट ढेर सारा करें, और बताएं हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा है, हमारी शैली कैसी है, मेरी आवाज़ में या और मेरी तलखिया में कुछ भी कमी हो तो बताएं, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।